सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक आज। 99% सामानों पर जीएसटी घटाकर 18% से नीचे रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद लोगों को राहत की उम्मीद। रिटर्न भरने और वापसी को लेकर नई तकनीक लागू करने पर होगा विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आंतरिक सुरक्षा को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ की चर्चा। आईबी अधिकारियों को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से करेंगे सम्मानित। झारखंड सरकार का 22 लाख किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना पर 2,250 करोड़ रुपए होंगे खर्च। ओडिशा सरकार का किसानों के विकास के लिए 10,000 करोड़ की योजना का ऐलान। असम पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ी कामयाबी। 42% सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी पार्टी। 3 स्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के खाते में 34% सीटें। और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अमेरिका में मंडराया आंशिक बंदी का खतरा। मेक्सिको की दीवार को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के बीच मतभेद। अमेरिकी राष्ट्रपति की लंबे समय तक शटडाउन जारी रहने की चेतावनी। जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आम जनता के साथ देश भर के व्यापारियों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में 99% वस्तुओं को 18% या उससे कम के टैक्स स्लैब में लाने की बात कही है। जानकार मानते हैं कि काउंसिल की सहमति के बाद यह कदम टैक्स कलेक्शन हो या व्यापारियों के व्यापार के रास्ते में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आप नए साल में कुछ नई वस्तुएं खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो शनिवार के बाद ही खरीदिएगा, क्योंकि 22 दिसंबर यानी शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नए साल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जीएसटी की उच्च कर वाली स्लैब से जरूरी उत्पादों को निचले स्लैब में लाने के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि कुछ लग्जरी वस्तुओं को छोड़कर 99% चीजों को 18% या उससे कम के टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर काउंसिल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर सहमति बनती है तो इससे न सिर्फ आम जनता को फायदा होगा बल्कि व्यापारियों के व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। कंज्यूमर जो टैक्स पे करते हैं उसका लायबिलिटी जो है कम हो सकता है। जब लायबिलिटी कम होता है, टैक्स लायबिलिटी, उसकी वजह से द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर जो डिमांड जो है ना एक्सपैंड होगा। जब डिमांड एक्सपैंड होता है तो परचेजेस और सेलिंग जो है बढ़ जाता है। फिलहाल जीएसटी को 5 टैक्स स्लैब में बांटा गया है, जिसमें 0% के टैक्स स्लैब में विभूति, सुनने वाली मशीन के पार्ट्स जैसी 7% वस्तुएं आती हैं। 5% के टैक्स स्लैब के दायरे में 14% वस्तुएं जैसे तेल, मसाले, अगरबत्ती इत्यादि आते हैं। 12% के टैक्स स्लैब के दायरे में हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स जैसी 17% वस्तुएं आती हैं। 18% टैक्स स्लैब में साबुन, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन जैसी 43% वस्तुएं आती हैं। तो वहीं 28% टैक्स स्लैब में कार, पान मसाला, तंबाकू जैसी 19% वस्तुएं आती हैं। जानकारी के मुताबिक काउंसिल की सहमति के बाद 25 वस्तुएं, सीमेंट से लेकर डिजिटल कैमरे जैसी वस्तुएं जो फिलहाल 28% के टैक्स स्लैब में आते हैं, वो 18% या इससे कम के टैक्स स्लैब में आ जाएंगी। जुलाई 1, 2017 में तब लगभग 230-235 आइटम्स से 28% में वो घटते 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 आज 35 हो गए। अब मान लीजिए 10-12 छोड़ के बाकी पूरा जो है आप 28% या उसके नीचे आ जाएंगे। माने एक तो कंज्यूमर को फ़ायदा है क्योंकि वो कम टैक्स पे कर रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहां सितंबर 2018 में 94,442 करोड़ रुपए जीएसटी कर संग्रह था, वो अक्टूबर 2018 में बढ़कर 1,0710 करोड़ रुपए हो गया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कंप्यूटर में स्टोर डेटा की निगरानी के लिए केंद्रीय एजेंसियों को अधिकार देने के फैसले से जुड़े गृह मंत्रालय के आदेश का मुद्दा कल राज्यसभा में उठा। विपक्ष ने सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक दलों की जासूसी का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि ये कोई नया कानून नहीं है और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए डेटा का एक्सेस होगा। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने केंद्र पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऑल सेंट्रल एजेंसी, ऑल फेडरल एजेंसीज, एक मिनट में खत्म करूं सर, ऑल फेडरल एजेंसीज। नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है। ये आदेश यूपीए की सरकार में लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाते हुए दिया गया है। उस कानून रूल्स के तहत फ्रॉम टाइम टू टाइम वही एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, नारकोटिक एजेंसी, डीआरआई इत्यादि, जो नोटिफाई हो जाती हैं, जिसका संबंध नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, तो ये ऑथराइज एजेंसीज हैं। तो तब से लेकर जब से एक्ट बना, these orders of authorization are repeated from time to time। 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला आ रहा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी तरह के कानून से खिलवाड़ नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी गंभीर विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि जो आतंकवाद का दुरुपयोग करते हैं कंप्यूटर पर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कौन सी बात की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ किया है कि 20 दिसंबर को जारी आदेश में सुरक्षा या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कोई नई शक्तियां नहीं दी गई हैं। एजेंसियां हर मामले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही किसी के कंप्यूटर की जांच, निगरानी और डिक्रिप्शन कर सकती है। आईटी कानून 2009 किसी प्राधिकारी और सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार देता है कि वो देश हित और सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर में जनरेट, जमा या भेजी जानकारी को अवरुद्ध, निगरानी और डिक्रिप्ट कर सकती है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने फेसबुक ब्लॉग के जरिए एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने राफेल विमान और कंप्यूटर डेटा निगरानी मामले में कांग्रेस के बयानों की आलोचना की। राफेल विमान से जुड़े लेख का शीर्षक है कांग्रेस बिना सोचे बात करती है, जिसमें अरुण जेटली ने लिखा कि कांग्रेस प्रवक्ता भारतीय वायुसेना चीफ की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वायुसेना की युद्ध क्षमता में सुधार के लिए राफेल विमानों की जरूरत तत्काल जरूरत बताई है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जिस व्यक्ति पर टिप्पणी कर रही है वो वायुसेना के सबसे सक्षम व्यक्ति हैं। वित्त मंत्री ने लिखा कि केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार रही या फिर एनडीए की, दोनों के ही कार्यकाल में वायुसेना को राफेल विमान की चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। उन्होंने लिखा कि देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए वायुसेना के हथियार से लैस विमानों की जरूरत है। साथ ही यह भी लिखा कि 2012 में राफेल विमान को उसकी क्षमता और लागत के मामले में जांच परख कर ही चुना गया और अब कांग्रेस के नेता राफेल सौदे को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं जो बुरी तरह से गलत है। कंप्यूटर डाटा से जुड़े लेख का शीर्षक दिया गया है कोई ताक झांक नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस लेख में वित्त मंत्री ने लिखा कि कंप्यूटर डेटा निगरानी को लेकर जो भी चर्चा की जा रही है वो तथ्यहीन है और गलत जानकारी के आधार पर। अरुण जेटली ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी मुद्दे को सही ढंग से समझने से पहले बयानबाजी शुरू कर दी। अरुण जेटली ने लिखा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लगभग 2 दशकों से अस्तित्व में है और इस अधिनियम की धारा 69 भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने के लिए सरकार को अधिकृत करती है। उन्होंने लिखा कि ये प्रावधान टेलीफोन के जुड़े टेलीग्राफ एक्ट में निहित शक्ति के समान है। सभापति एम वेंकैया नायडू की अपील के बावजूद राफेल और कावेरी मुद्दे पर कल राज्यसभा में लगातार 8वें दिन गतिरोध जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में लगातार जारी अवरोध पर चिंता जताई। उन्होंने पार्टियों और सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्था तय करने की बात कही। सभापति ने कहा कि सभी पार्टी की सहमति होने पर वो सदन की व्यवस्था बिगाड़ने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं।
सभापति ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से अवरोध खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर दिया। So I appeal from this chair to this forum, to the entire country, to all political parties. I appeal to all political parties, please seriously ponder over this issue and come to some understanding. One, to run the house. Second, to avoid this bringing placards and also giving slogans in the house and all. Earlier also we have discussed it. It's possible if you all sit together, and I suggest to the leader of the House, Shri Arun Jaitley ji, during this recess, he can take initiative and talk to the leader. I am in touch with the leader of the opposition, and also today deputy leader also met me. They are also willing to discuss it and then come to some sort of honorable agreement to see that the House functions normally and regularly. This is a short session. We have important things, and then January or February we will have only short session. Keep that in mind. And so you have to discuss a lot of issues. People are awaiting for our discussion, and then there are important bills also. Some of them are agreed upon, non-controversial, where there is no difference of opinion. So such bills also can be taken up at least from the next working day. सभापति ने सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देने और सरकार की बहस के लिए तैयार होने के बावजूद सदन में गतिरोध पर निराशा जताई। सभी नोटिस को मेरे ख्याल से पहली बार स्वीकृति दिया यहाँ से, और सरकार के ओर से भी वो लोग भी तैयार है ऐसा कहा। वो कृषि क्षेत्र के संदर्भ में, प्राइस राइज के संदर्भ में, राफेल के संदर्भ में, और ये हमारा कावेरी के संदर्भ में, और साइक्लोन केरला, तमिलनाडु और अन्य विषयों में भी इतना 0 आवर्स एडमिट हुआ, कुछ नहीं हो पाया, क्वेश्चन आवर नहीं हो पाया। ऑल दिस थिंग, all situations, if there is a proper situation, normal situation, we can discuss any situation. शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में 8 दिनों तक कोई कामकाज न होने से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बेहद व्यथित हैं। उनका कहना है कि संविधान में राज्यसभा को अलग गरिमा के साथ विकसित किया गया था, लेकिन दुखद है कि संवेदनशील विषय पर भी सदन एकजुट नहीं हो पा रहा है, जबकि सभापति सभी अहम विषयों पर चर्चा की मंजूरी दे चुके हैं। शीतकालीन सत्र है, ये इसका लगभग आधा दौर बीत गया है और कोई खास कामकाज नहीं हुआ। और आज भी हमने देखा कि जैसे बात करें तो जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में विडोज़ के बारे में और बहुत सारे ऐसे समाज से जुड़े मामले रहे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा नहीं हो पाई। आप लोगों ने लगातार अपील की, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल अरविंद जी, जब मैं आजकल पिछले खास तौर से शीतकालीन सत्र में देख रहा हूँ कि इस उच्च सदन में जो गंभीर और मर्यादित बहस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, तो मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन का कहा एक वाक्य नज़र आता है, याद आता है। 1955 में मैं वो कोट सुनाना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को। We want to maintain the good name and dignity of this house. Every one of us is interested in that as much as I am. I do not want it to be said that sometimes these discussions suggest that we are not behaving like serious, responsible members of the parliament, but rather like irresponsible professional agitators. That impression even all members of this house, to whatever side they may belong, should avoid. We must be careful and preserve our good name and our dignity. That is what I am anxious about. जो आजकल हमारे हाउस को, उच्च सदन को, राज्यसभा माना जाता है कि उच्च सदन है, और इसकी परिकल्पना जिस तरह से संविधान सभा में की गई, जो बहस हुई वो आप पढ़ें कि समाज के किस तबके के लोग लाए जाएंगे जो राजनीति के माध्यम से नहीं जीत सकते चुनाव या नहीं पहुंच सकते सदन में, वो आए पर गंभीरता से चीज़ों पर विचार करें। आज जब मैं अखबारों में राज्यसभा के काम न करने की खबरें देखता हूँ, उनका जो टोन देखता हूँ, जिस तरह से उसके पीछे भावना दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि जो राधा कृष्णन जी ने हमें वार्न किया था, कम से कम वो इम्प्रेशन समाज में हम न जाने दें। तो ये बड़ा दुखद हालात है। लोकसभा में जारी लगातार गतिरोध की वजह से कल भी सदन की कार्यवाही बाधित रही और अगले हफ्ते में अवकाश की वजह से गुरुवार तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
वहीं लोकसभा की नियम समिति की भी शुक्रवार को बैठक हुई। समिति ने उन सदस्यों को स्वतः निलंबन की सिफारिश की है जो सदन की कार्यवाही को बाधित करने की मंशा से वेल में आते हैं, नारेबाजी करते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद कार्यवाही को बाधित करने वाले सदस्य सदन की अगली 5 बैठकों या सत्र की समाप्ति तक जो भी कम हो खुद ही निलंबित हो जाएंगे। समिति ने अपनी अनुशंसा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंप दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्वअनुशासन बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में गतिरोध को खत्म करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की जा रही है। कि स्व अनुशासन की कल्पना की गई है और इसलिए पार्लियामेंट के जो रूल्स भी है आप उसमें देखें, वो डायरेक्शन के तौर पे दिए गए हैं कि मेंबर ने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ मेंबर ने खुद समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। तो अपेक्षा तो यही है, तो वही अपेक्षा मैं करती हूँ। गुजरात के केवड़िया में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सालाना सम्मेलन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नर्मदा जिले की केवड़िया कॉलोनी में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सालाना सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। यह सम्मेलन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब टेंट सिटी में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। 3 दिन का सम्मेलन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शुरू हुआ था। सम्मेलन में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गए और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की यात्रा करने का आग्रह भी किया। गुजरात में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। अधिवेशन गांधीनगर जिले के अदलज गांव के पास आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं को विपक्षी दलों से मुकाबला करने के मंत्र देंगे। सम्मेलन में बीजेपी की 5000 से ज्यादा महिला कार्यकर्ता भाग ले रही हैं और समापन समारोह में इनकी संख्या 20,000 के पार जा सकती है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। निर्मला सीतारमण ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना, महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से मुक्ति दिलाना और कई अनेक काम केंद्र सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किए हैं। उन्होंने कहा कि इन कामों और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना जरूरी है। 5 महीने में पूरे 5 साल होने वाले हैं हमारी सरकार की। इन पूरे 5 साल में हर एक गांव तक बिजली, अभी हर एक घर तक बिजली का टारगेट भी आया है। फिर हर एक महिला चूल्हे के साथ, धुआं के साथ स्मोक फ्री किचन में रहना मुश्किल है क्या? इसके लिए उनके गैस पहुंचाना, ऐसे करके महिला का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे करके इकोनॉमी में हर सेक्टर में एकदम ये 5 साल में ऊपर तक नहीं, गांव तक, हर घर तक पहुंचाने का इरादा और उसको एग्जीक्यूट करने का ताकत और क्षमता, ऐसे नेतृत्व दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। असम के पंचायत चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 3 स्तरीय पंचायत चुनाव में उसे 42% सीटें मिली हैं। कांग्रेस 34% सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। पूरे असम में 12 दिसंबर से जारी मतगणना का काम पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि कुल 26,784 पदों में से बीजेपी को 11,325 स्थान मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 8,970 पद मिले हैं। निर्दलीयों को 11% यानी 3,048 सीटों पर जीत मिली है। सत्ताधारी गठबंधन के घटक असम गण परिषद 4थे स्थान पर रही और उसे 1,319 सीटें मिली हैं। परिषद अलग से चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा एक अन्य विपक्षी दल AIUDF को 1,319 सीटें मिली हैं। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार किसानों को सालाना 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। ये राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना होगा, जिसमें अधिकतम 5 एकड़ तक के किसान को फायदा मिलेगा। इस योजना से झारखंड के कुल 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।
2019-20 से राज्य सरकार झारखंड के किसान को 5,000 रुपए प्रति एकड़ खरीफ के फसल के लिए हर साल प्रोत्साहन राशि देगी। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए 2,250 करोड़ की राशि खर्च करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में इस योजना को शामिल किया जाएगा। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 10,000 करोड़ रुपए वाली एक योजना शुरू करने की घोषणा की। नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने जीविकोपार्जन और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता को मंजूरी दे दी है। ये योजना 10,000 करोड़ रुपए की राशि से ज्यादा की है। पटनायक ने कहा कि किसान के परिवार को खरीफ और रबी प्रत्येक खेती के लिए 5-5 हजार रुपए की कुल राशि के हिसाब से साल में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस को शुक्रवार को झटका लगा है। विधान परिषद के 4 सदस्यों ने टीआरएस में शामिल होने का फैसला कर लिया। बाकायदा इन सदस्यों ने परिषद में सभापति को अपनी अर्जी भी सौंपी। कांग्रेस एमएलसी एमएस प्रभाकर राव, टी संतोष कुमार, के दामोदर रेड्डी और अकुला ललिता ने सभापति से मुलाकात करके अर्जी सौंपी। विधान परिषद के चारों सदस्यों ने अर्जी में कहा है कि विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधान परिषद में टीआरएस के साथ उसके विलय पर चर्चा हुई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के महज 10 दिनों बाद यह घटनाक्रम हुआ है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रहन सहन से लेकर साफ सफाई की क्या स्थिति है, इसे लेकर नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और केरल सबसे आगे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर है। नीति आयोग का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित ये रैंकिंग बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मददगार होगी। 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने पहली बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की डेटा आधारित रैंकिंग तैयार की है। दुनिया में अपनी तरह की पहली विस्तृत बेसलाइन रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के बाद केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और पुडुचेरी का स्थान है, जबकि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश निचले 3 पायदान पर हैं। इस रैंकिंग से दोहरा फायदा होने की उम्मीद है। पहला ये कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कोशिशों में तेजी, और दूसरा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। We've created a SDG India Index, and this will tell you where the states are in all the SDG indices, all the Sustainable Development Goal indices will tell you where the states are. And our objective is that we should create a sense of competition among the states on all the SDG indices, and we should put the change as it takes place on a real-time basis. ये इंडेक्स सरकार के सांख्यिकी विभाग के साथ ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के पहलुओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के 13 लक्ष्यों को आधार बनाया गया है। रैंकिंग तैयार करने में शिक्षा, गरीबी, पानी की उपलब्धता, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता जैसे पैरामीटर को भी अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस कदम की सराहना की है। I have not yet seen any country around the world launch an index that is based on that level of methodological soundness and actual official data, as India has done. So, if indeed you are the first, congratulations, India. 2030 तक देश को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राज्यों में किए जा रहे प्रयासों की निगरानी का जिम्मा नीति आयोग को दिया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन के रिश्तों में कड़वाहट दूर करने के लिए शुक्रवार को एक नई रणनीति पर काम शुरू हुआ। दोनों देशों ने इसके तहत मीडिया और संस्कृति को आधार बनाकर एक दूसरे के बारे में सकारात्मक जानकारियां और विचार विनिमय को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति पर काम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वुहान में इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति के मुताबिक तय रास्ते पर शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच खास तौर पर संस्कृति और मीडिया के माध्यम से जनता के बीच बन रहे दुराव को दूर करने का फैसला लिया गया। दोनों विदेश मंत्रियों ने 10 सूत्री कार्यक्रम पर काम करने की सहमति जताई। साक्षी है इस बात के कि आज की हमारी बैठक बहुत अनोखी थी
और पिछली बैठकों से बिल्कुल अलग थी। और हमने 10 आयाम छांटे, 10 क्षेत्र छांटे जिन पर ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज और जिस पर कल्चरल एक्सचेंज, हमारे सांस्कृतिक संबंध और हमारे लोगों के बीच के आपसी संबंध खड़े होंगे। ऐसे जो स्तंभ हैं 10, मैं उनकी चर्चा आपके सामने करना चाहती हूँ। पहला है सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा फिल्म और टेलीविज़न में सहयोग, फिर संग्रहालय प्रबंधन में सहयोग, फिर खेल के क्षेत्र में सहयोग, फिर युवाओं के आदान प्रदान में सहयोग, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग, फिर राज्य और शहरी स्तर पर आदान प्रदान में सहयोग, फिर परंपरागत औषधि में सहयोग, फिर योग के क्षेत्र में सहयोग, और 10वां है शैक्षणिक सहयोग। दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दोनों देशों की मीडिया के बीच भी बातचीत हुई। इसमें देश के प्रमुख संपादकों और संवाददाताओं ने भाग लिया। इस चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच नकारात्मकता को रोकने पर जोर दिया गया। The man-made barriers are still there, or still exists, like misconceptions about each other, misunderstanding and mistrust. So how should we overcome the barriers, and what the role of the media should play in, breaking down all these barriers? How do we bridge this information gap? There needs to be, better exchange between the journalists, and not just this forum. More Indian journalists traveling to China, to various parts of China, to places, for example, from where the maritime Silk Route is supposed to start, like Fujian. I've been to Fujian, and if Indian journalists go to Fujian and get an idea, what is this, ये बातचीत दोनों देशों के बीच नए बने इंडिया चाइना हाई लेवल मीडिया फोरम के तहत हुई। निर्णय लिया गया कि इसके बाद नियमित तौर पर मीडिया कर्मियों के बीच बातचीत होगी और दोनों देश अपने यहाँ आम लोगों के आने जाने की प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे। यह सच है कि भारत और चीन लंबे समय तक टकराव में नहीं रह सकते, इसलिए दोनों सरकारों का प्रयास ये है कि दोनों देशों के बारे में जानकारियां बढ़ाई जाए ताकि दोनों देशों की जनता नकारात्मक रणनीतिक टकरावों में न फंसें। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और बात खास शख्सियत की, आज विख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है। रामानुजन ने अपने जीवन में गणित सीखने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन विश्लेषण और थ्योरी नंबर में उनका अहम योगदान है। अपने जीवन में रामानुजन ने गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकतर प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन ने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल की। गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना भी की गई है। एक विशेष शोध के चलते इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की उपाधि भी मिली। यूं तो कई छात्र गणित का नाम सुनकर घबराते हैं, लेकिन रामानुजन के बारे में कहा जाता है कि गणित भी इनसे घबराती थी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे विशेष में देखिए स्टार्टअप रैंकिंग। नमस्कार।